हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। चलिए, तो बच्चों जो हमें अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करके आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जैसे कि ये चारों इमेजेस हमें दिखाई दे रही हैं, है ना। अब इन चारों इमेज में हमें क्या दिखाई दे रहा है? दहन होते हुए दिखाई दे रहा है चारों इमेजेस में, ठीक। और ज्वाला निकलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन सिर्फ एक इमेज को छोड़ के। यहाँ पर भी ज्वाला निकलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर बच्चों दहन तो हो रहा है, लेकिन हमें कोई ज्वाला निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही। यानी कि दहन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो ऐसे कि ज्वाला निकलती है जब दहन में, दूसरा जब दहन में ज्वाला नहीं निकलती बच्चों। चलिए रिवीजन करते हैं स्टार्ट। दहन जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्सर्जित करता है, यही दहन कहलाया जाता है। दहन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे लकड़ी का जलना। अब लकड़ी कैसे जलती है? हमने एक लकड़ी ली, है ना, उसको रख दिया तो क्या वो अपने आप जल जाएगी? नहीं। लकड़ी को जलाने के लिए यानी कि दहन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके पास कुछ एक्सटर्नल हीट ले जानी पड़ती है, यानी कि बाहरी ऊष्मा उसे देनी पड़ती है, ठीक। बिना भारी ऊष्मा के यानी कि बिना माचिस जलाए या बिना कोई और आग दिए हुए वो जो है लकड़ी अपने आप नहीं जलेगी। दूसरी चीज, अगर हम तुरंत लकड़ी के ऊपर आग रखते हैं तो क्या तुरंत लकड़ी जल जाती है? तुरंत लकड़ी नहीं जलती, यानी कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है? ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले लकड़ी को थोड़ा देर जो है आग के पास आग के ऊपर रखना पड़ता है। उसके बाद जो है लकड़ी जब अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है उसके बाद वो जलना शुरू करती है। अब लकड़ी जलती कैसे है बच्चों? पहली चीज तो हमने पढ़ा कि कोई एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, यानी कि बाहरी ऊष्मा या बाहरी गर्मी हमें देनी पड़ती है। दूसरी चीज, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे जब पहुंचती है तब दहन करती है। अब तीसरी चीज क्या है बच्चों कि दहन कैसे करेगी? किसके साथ मिलकर के करेगी? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वो प्रतिक्रिया करती है, जिससे दहन की प्रक्रिया होती है बच्चों, ठीक। अब ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो लकड़ी है या कोई भी हमारा दहनशील पदार्थ है वो दहन करता है, तो क्या गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों वहां से बाहर निकलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी पदार्थ के दहन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी दहन नहीं होता। चलिए आगे दहन के बारे में कुछ चीजें हमने पढ़ी। अब जिन पदार्थों का दहन किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे लकड़ी है, कपड़ा है, कागज है, ठीक है। इसके अलावा एलपीजी है, सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल, इन सब चीजों का क्या हो रहा है? दहन ही तो हो रहा है एक प्रकार से, ठीक। तो जिन वस्तुओं का या जिन पदार्थों का दहन किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? दहनशील पदार्थ कहा जाता है, ठीक। अब इन्हीं दहनशील पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? ईंधन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हमें यहाँ से समझ आई कि जिन पदार्थों का दहन होता है उन्हें दहनशील पदार्थ कहा जाता है, ठीक। या उन्हें हम जो है ईंधन भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसे फ्यूल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज, जब भी किसी पदार्थ का दहन होता है तो वहां से क्या निकलता है? वहां से हमें प्रकाश देखने को मिलता है, ठीक। साथ ही वहां से हीट निकलती है, यानी कि ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यानी कि प्रकाश और ऊष्मा जो है दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं दोनों, ठीक। अब जो है सिर्फ क्या ऊष्मा और प्रकाश ही दहन के दौरान जो है निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं? ऊष्मा और प्रकाश तो दहन के दौरान उत्पन्न होते ही हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं में ध्वनि भी क्या होती है? उत्पन्न होती है जब हम कुछ वस्तुओं का दहन करते हैं। जैसे कि पटाखे हमने देखे होंगे, फायर क्रैकर्स। तो पटाखे भी क्या है? एक प्रकार के दहनशील पदार्थ ही है। जब हम उन्हें क्या करते हैं? दहन करते हैं, उन्हें जलाते हैं, तो विस्फोट होता है। उस विस्फोट में हमें क्या देखने को मिलती है? ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। दूसरी चीज, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। और तीसरी चीज जो है वो ध्वनि भी उत्पन्न होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कौन से पदार्थ का हम दहन कर रहे हैं। बाकी प्रकाश और जो हीट होती है वो सब में कॉमन होती है, ठीक है। तो वो सब सबके लिए क्या होती है? सेम होती है। तो जितने भी पदार्थों को हम दहन करते हैं उसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता ही निकलता है।
प्रकाश यानी कि एक प्रकार की चमक हम कह सकते हैं, ठीक, ऊष्मा निकलती है। और साथ ज्वाला की अगर हम बात करें तो सारे पदार्थों से ज्वाला नहीं निकलती, कुछ पदार्थों से जलने के साथ जो है ज्वाला निकलती है, कुछ से ज्वाला नहीं निकलती। जैसे कि अगर हम कोयले की बात करें, कोयला जलता तो है, ठीक है, वहां से हमें प्रकाश भी देखने को मिलता है और ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी भी देखने को मिलती है, ऊष्मा ऊर्जा भी देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर हमें किसी प्रकार की ज्वाला देखने को नहीं मिलती बच्चों, ठीक। अब अगर हम कहें कि किसी लकड़ी का दहन हम करते हैं तो वहां से हमें प्रकाश भी देखने को मिलता है, ऊष्मा ऊर्जा भी देखने को मिलती है, साथ साथ ही जो है ज्वाला भी हमें देखने को मिलती है बच्चों। चलिए, तो इतनी बात। अब दहन के लिए ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है, ये हमने इस प्रयोग द्वारा समझा था। अब इस प्रयोग में क्या लिखा हुआ है इसे शॉर्ट में समझते हैं। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक रिवीजन इसका करते हैं। जो भी यहाँ एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है बच्चों, वो सब हमें इन इमेज में समझ में आ जाएगा। पहली इमेज में हम क्या देख रहे हैं, देखो लकड़ी के टुकड़े लगे हुए हैं, ठीक, वुडन ब्लॉक्स है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो सकती है, ऑक्सीजन जो है, सिंपली ऑक्सीजन जो है यहाँ से अंदर जाती है और यहाँ पर जो कैंडल, बर्निंग कैंडल है, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जाती है, इसके साथ रिएक्ट करती है और ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली बर्न करता रहता है, यानी कि निरंतर जलता रहता है, ठीक। अब दूसरे इमेज में हम देख पा रहे हैं क्या हुआ, यहाँ से जो लकड़ी के टुकड़े थे ये हटा दिए गए, ठीक। अब जो है एयर जाने की कोई जगह नहीं, यानी कि इसके अंदर वायु या हम ऑक्सीजन कहें तो वो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, जो कि किस में प्रेजेंट होती है, AIR, वायु में प्रेजेंट होती है बच्चों ऑक्सीजन, ठीक। तो अब हम इमेज बी में क्या देख पा रहे हैं कि ये तो बंद हो गया, वुडन ब्लॉक्स यहाँ से हट चुके हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन नहीं जा पा रही और मोमबत्ती जो है, जितनी अंदर बची हुई ट्रैप्ड ऑक्सीजन है, अंदर बची हुई जो ऑक्सीजन है उसको यूज करके बर्न होगी, ठीक। अब तीसरी इमेज में हमने क्या देखा, नीचे से तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रही थी और ऊपर से भी क्या कर दिया, एक कार्डबोर्ड से इसको ढक दिया, ताकि ना कोई ऑक्सीजन जा पाए ना बाहर आ पाए, कुछ ना हो पाए। जिस वजह से जब ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, यानी कि एयर नहीं जा पा रही, एयर में मौजूदा ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, तो ये रिएक्ट कैसे करेगा, है ना, बर्निंग की प्रोसेस आगे कैसे होगी, इसीलिए कैंडल बुझ जाती है, ठीक। और अगर हम वापस से इसको हटा दें और जला के कैंडल को क्या करें, यहाँ से वायु की सप्लाई करते रहे, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहे, तो कंटिन्यूअसली जो है कैंडल बर्न होती रहेगी, जैसे कि इमेज 1 में हमें दिख रहा है। इसीलिए बच्चों, जलने की प्रक्रिया के लिए या दहन की प्रक्रिया के लिए वायु बहुत ही आवश्यक है। वायु तो आवश्यक है, लेकिन वायु में मौजूदा क्या, क्योंकि बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि वायु जो है, इसमें क्या होते हैं, विभिन्न घटक होते हैं, है ना, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे इसमें ऑक्सीजन भी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट यानी कि धूल भी होती है, तो स्मोक यानी कि धुआं भी होता है, साथ में वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प भी होता है। तो बहुत सारी चीजों का क्या होती है, वायु एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, मिश्रण होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजों का क्या होती है, मिश्रण होती है। तो इन बहुत सारी चीजों में से बर्निंग के लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई, इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से हमें ये समझ में आ गया था कि बर्निंग की जो प्रक्रिया है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आगे दहन के कुछ उदाहरण हमने देखे, जैसे हवा में सल्फर का जलना, लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, कार में इंजन इंजन के कार इंजन में क्या, पेट्रोल का दहन। इसके अलावा हवा में हाइड्रोजन का विस्फोट होना, ठीक है, लकड़ी का जलना, केरोसिन का यानी कि मिट्टी के तेल का जलना। तो ये सारे ही क्या है, हमारे पास दहन के एग्जाम्पल है। बस ध्यान रखने वाली बात है कि दहन जो है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। आगे हमने दो तरह के पदार्थ पढ़े, एक दहनशील पदार्थ, एक गैर दहनशील पदार्थ। अब दहनशील पदार्थ, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दहनशील पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ वायु प्रतिक्रिया करके दहन करते हैं। जब उनमें क्या किया जाता है, एक्सटर्नल हीट दी जाती है, ठीक। ये एक्सटर्नल हीट नहीं भी दी जाती किसी किसी में, तो जैसे कि केरोसिन है, कागज है, कपड़ा है, लकड़ी है, तो ये सारे ही क्या है, हमारे दहनशील पदार्थ है बच्चों। और गैर गैर दहनशील पदार्थ यानी कि जो हवा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके
कोई भी दहन नहीं करते, जैसे कि सीमेंट है, कांच है, रेत है, पानी है। ठीक है बच्चों, चलो एक बार आप इसे देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हमने लिखे हुए थे। ठीक है, तो इन मटेरियल्स में हमें बताना था कि कौन सा दहनशील है, कौन सा गैर दहनशील है। जो दहनशील यानी कि कंबस्टिबल है, उसके आगे कंबस्टिबल लिखेंगे। जो गैर दहनशील, उसके आगे नॉन कंबस्टिबल। ठीक, जैसे कि बच्चों मैच स्टिक है ना, यानी कि माचिस जो है वो क्या है, दहनशील है। इसके अलावा अगर हम बात करें आयरन नेल्स की, यानी कि लोहे की जो कीलें होती हैं, वो क्या होती हैं, गैर दहनशील। तो इस प्रकार से हमें जो है एग्जाम में भी टेबल बनी हुई मिल सकती है। ठीक है, हमें जो है इनको डिवाइड करना हो सकता है कि किन्हें कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को अलग अलग करके हमें लिखना है। चलिए, तो दहन के उदाहरण उत्पाद हमने देखे थे। ठीक, अगर हमने मीथेन गैस का क्या किया, दहन किया ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसकी रिएक्शन बच्चों कुछ इस तरीके से होती है। मीथेन यानी कि CH4, इसका दहन किया हमने ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यानी कि CO2 प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, मीथेन के दहन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है ब्यूटेन, पेट्रोल, ये सारी जितनी भी दहन होती है उनकी इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है और यही उत्पाद यहाँ पर बनते हैं। ठीक, अब दहन के प्रकार। अब दहन के प्रकार भी बच्चों हमने पढ़ लिए थे। ये हमने पढ़ा था कि क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। 3 मेन प्रकार, 3 जो है इम्पोर्टेंट हमारे पास टाइप्स होते हैं दहन के। ठीक, अब पहला है तीव्र दहन, जिसमें क्या है, बहुत कम समय में ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। जैसे कि हम कहें कि जब हम गैस जलाते हैं, ठीक है, घरों में गैस होता है LPG, उससे गैस निकलती है। तो चूल्हा जब हम जलाते हैं तो इस प्रकार की हमें गैस वहां पर दिखती है। तो ये कैसे, एकदम से जब हम गैस ऑन करते हैं तो अपने आप ही जल जाता है क्या, नहीं, हमें क्या देना पड़ता है इसमें, एक्सटर्नल, क्या देना पड़ता है, एक्सटर्नल हीट, या हम कहें कोई बाहरी हीट, है ना। जैसे गैस जलाते हैं तो लाइटर जलाना पड़ता है या माचिस की तीली जलानी पड़ती है, तो एक्सटर्नल हीट यहाँ पर देनी पड़ती है। ठीक, हीट देने पर यहाँ पर क्या निकलता है बच्चों, हीट एंड लाइट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हीट एनर्जी और लाइट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक, चलो, तो ये एग्जाम्पल है तीव्र दहन का। ठीक, अगर हम कहें पेट्रोल, ठीक है, तो पेट्रोल भी क्या एग्जाम्पल है, तीव्र दहन का ही एग्जाम्पल है। जब हम उसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल हीट देते हैं तो वो एकदम से क्या हो जाता है, बर्न होना शुरू हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, तीव्र दहन का ही एग्जाम्पल है बच्चों। अगला, धीमा दहन। इस प्रकार का दहन बहुत धीरे धीरे और कम तापमान पर होता है। उदाहरण के लिए श्वसन धीमे दहन का एक उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा, बाकी फिर भी हमने पढ़ लिया कि धीमा दहन किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला है जो सेकंड है, स्वतः स्फूर्त दहन। अब इस दहन में क्या होता है, किसी एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती, यानी कि नो एक्सटर्नल हीट, किसी एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये जलता कैसे, अगर हीट ही नहीं देंगे तो जलेगा कैसे, ये अपने आप ही कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही क्या हो जाता है, बर्न होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से भी हमें हीट और लाइट ही देखने को मिलती है। क्या उत्पन्न होता है यहाँ से, ऊष्मा और प्रकाश। ठीक, चलिए, अब जैसे दहन जिसमें कोई पदार्थ स्वतः जलता है और बाहरी ऊष्मा की सहायता के बिना, है ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बाहरी ऊष्मा की सहायता के बिना, यानी कि नो एक्सटर्नल हीट, बिना एक्सटर्नल हीट के वो क्या करता है, दहन करता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर हीट और लाइट यहाँ पर ये उत्पन्न करता है। जैसे फास्फोरस है तो वो कमरे के तापमान पर स्वतः जलता है। ठीक है, तो अगर हम फास्फोरस रख दें, रूम टेम्परेचर कर दें, है ना, रूम टेम्परेचर पर, अपने आप ही वो क्या हो जाता है, बर्न होने लग जाता है। इस प्रकार का हमें वो दिखता है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों,
हीट निकलती हुई और लाइट निकलती हुई दिख रही है। ठीक, चलिए अगला है हमारा विस्फोट। अब विस्फोट में क्या होता है, एक्सटर्नल हीट हमें देनी पड़ती है। अब आपने पटाखे देखे होंगे, तो पटाखों में हमें जो है बाहरी ऊष्मा देनी पड़ती है, बाहर से हीट देनी पड़ती है, या फिर हमें हीट के साथ हो सकता है प्रेशर देना पड़े। तो कुछ ऐसे पटाखे हमने देखे हैं जिनको क्या करते हैं, हम इस तरीके से पकड़ के जो है प्रेशर के साथ नीचे फेंकते हैं, तो वो उसमें विस्फोट हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर या तो एक्सटर्नल हीट या तो प्रेशर की जरूरत होती है। ठीक है, एक्सटर्नल हीट और प्रेशर की यहाँ पर भारी हमें देना पड़ता है, जिससे कि क्या होगा, विस्फोट होगा, दहन होगा, और क्या निकलता है, हीट, लाइट एंड साउंड। यानी कि ऊष्मा और प्रकाश तो निकलता ही है, लेकिन इसके साथ जो है यहाँ पर और क्या निकलता है, ध्वनि भी यहाँ पर निकलती है। गर्मी या दबाव, देखो गर्मी यानी कि एक्सटर्नल हीट, या दबाव यानी कि प्रेशर डालने पर पटाखों का फटना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, विस्फोट का एग्जाम्पल है। ठीक, जिसमें कोई पदार्थ अचानक जलता है और गर्मी या दबाव की मदद से गर्मी, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है। पदार्थ अचानक जलता है, ठीक है, धीरे धीरे नहीं जलता, अचानक जलता है, लेकिन किसकी मदद से, गर्मी या दबाव की मदद से जलता है, और क्या देता है, क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है बच्चों। ठीक, चलो तो तीनों दहन हमने पढ़ लिए। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वायु की पूर्ति अपूर्ति पे भी दो प्रकार के दहन होते हैं, पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। अब पूर्ण दहन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई में कोई भी पदार्थ जो है वो क्या होता है, दहन करता है। अपूर्ण दहन जहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। ठीक, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। यदि हाइड्रोकार्बन ईंधन या पर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन में जलता है, तो दहन को पूर्ण दहन कहा जाता है। यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन के साथ जलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण दहन कहा जाता है। तो पूर्ण दहन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, गर्मी, प्रकाश पूर्ण दहन के उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो जब कहीं पर भी पूर्ण दहन होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, H2O जिसे हम कहते हैं, गर्मी या प्रकाश, इस तरह के उत्पाद देखने को मिलेंगे। तो आप कभी भी कोई रिएक्शन आपको दिखती है, यानी कि कोई कोई भी अभिक्रिया आपको दिखती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश आपको दिखे, तो आपको क्या वहां पर टिक कर देना है कि ये कैसी रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, कंप्लीट कंबशन है, यानी कि पूर्ण दहन है, पूर्ण तरीके से वहां पर क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। ठीक, लेकिन यदि हाइड्रोकार्बन ईंधन अपर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन में जलता है, तो दहन को अपूर्ण दहन कहा जाता है। और अगर जो है ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती, तो उसे क्या कहा जाता है, अपूर्ण दहन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अपूर्ण दहन के क्या क्या उत्पाद होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दिखे बच्चों, तो आपको देख लेना है, समझ लेना है कि ये क्या है, अपूर्ण दहन का ही उत्पाद है। साथ में कालिख, पानी और गर्मी, प्रकाश, ये सब अपूर्ण दहन के मुख्य उत्पाद है। देखो पानी, गर्मी, प्रकाश ये तो दोनों में है, लेकिन आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। अब दहन के लिए क्या शर्तें हैं जो आवश्यक है। ठीक है, यदि आपको दहन करना है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक दहनशील पदार्थ होना चाहिए। अब वो लकड़ी हो, कागज हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, कोई दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, है ना, यानी कि वहां पर वायु की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के बर्निंग की प्रक्रिया नहीं होती। तीसरा, ईंधन का जो न्यूनतम तापमान है उस तक उसे पहुंचाना है। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं न्यूनतम तापमान, यानी कि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर यानी कि प्रज्वलन तापमान होता है, उस तक जो है हमारा जो भी पदार्थ है वो होना चाहिए, जो भी दहनशील पदार्थ है वो होना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसकी मदद से
किसी भी जो पदार्थ है उसका दहन किया जा सकता है। तो यही शर्तें हैं तीनों। तो पहली, दहनशील पदार्थ, दहन केवल तभी संभव है जब दहनशील पदार्थ हो, है ना। दहनशील पदार्थ ही नहीं है, हम कह रहे हैं कि सीमेंट है हमारे पास और सीमेंट में ऑक्सीजन डाल करके आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका दहन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं होगा ना, क्योंकि सीमेंट जो है वो तो दहनशील पदार्थ ही नहीं है। ठीक, तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, लकड़ी, कागज, कपड़ा, कुछ भी। अगला, दहन समर्थक की उपस्थिति। अब दहन समर्थक क्या है, जो कि है हमारा ऑक्सीजन। सिंपली क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त मात्रा है तो दहन होगा। अगला हमारा ईंधन के प्रज्वलन तापमान की प्राप्ति। प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। अब ये प्रज्वलन तापमान क्या है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, हवा की उपस्थिति में जलता है, उसे उसका प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। इसको किंडलिंग तापमान भी कहा जाता है। जैसे कि बच्चों, अगर हम एक एग्जांपल देखें प्रज्वलन तापमान का, अगर हम देखें मिट्टी का तेल और लकड़ी, ठीक है, दोनों के पास अगर हम माचिस लेके जाएं तो जल्दी कौन जलेगा, मिट्टी का तेल जलेगा या लकड़ी जलेगी, मिट्टी का तेल जलेगा। यानी कि इसका जो प्रज्वलन तापमान है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर है, वो क्या होता है, कम होता है। जबकि लकड़ी है तो उसका प्रज्वलन तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, अगर हम इस कपड़े को क्या करें, सीधा आग के ऊपर लेके जाएं तो एकदम से जलने लग जाएगा, है ना। तो इसका प्रज्वलन तापमान क्या है, कम है। वहीं अगर हम कोई और चीज इसको लेकर के जाए, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसको लेकर के जाए तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा जलने में, क्योंकि इसका प्रज्वलन तापमान क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो जलने के लिए दो आवश्यक शर्तें तो हम समझ गए कि क्या होना चाहिए, दहनशील पदार्थ और ऑक्सीजन होनी चाहिए, लेकिन उसका जो प्रज्वलन तापमान है उसकी प्राप्ति भी होनी चाहिए उस पदार्थ को। ठीक है बच्चों, यानी कि उस पदार्थ को हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर पर पहले पहुंचाना पड़ेगा, फिर जो है प्रज्वलन की सॉरी ज्वलन की जो प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं दहन की जो प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ती है। तो आप नोट कर लीजिए तीनों चीजें। चलिए, जो हमने अभी पढ़ा वही यहाँ पर लिखा गया कि यदि किसी पदार्थ का तापमान उसके प्रज्वलन तापमान से कम है तो वह आग नहीं पकड़ेगा और ना ही जलेगा। तो विभिन्न पदार्थों का अलग अलग प्रज्वलन तापमान होता है। जैसे कि कैरोसिन का प्रज्वलन तापमान लकड़ी के प्रज्वलन तापमान से कम होता है। कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल बच्चों, मिट्टी का तेल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लकड़ी के इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है, इसीलिए जो मिट्टी का तेल है वो जल्दी जलता है। या पेट्रोल है, पेट्रोल का भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि पेट्रोल भी क्या होता है, जल्दी बर्न होता है, जल्दी जलता है। ठीक, अगला, वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है तथा जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं। ठीक, अब ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, एक अलग डेफिनेशन यहाँ पर है, जिनका इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप बहुत कम होता है और आसानी से आग पकड़ते हैं। अब लकड़ी है तो उसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होता, प्रज्वलन ताप बहुत ज्यादा कम नहीं होता, उसका ठीक ठाक होता है। ठीक है, ताकि लकड़ी को क्योंकि टाइम लगता है जलने में। ठीक, तो जिनका प्रज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है बहुत ज्यादा, और जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, है ना, यानी कि चुटकियों में आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि गैस, पेट्रोल चुटकियों में आग पकड़ लेती है ना, एलपीजी, है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, या ज्वलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, सीएनजी है आदि। ठीक है, तो पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, तो ये सारे ही किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ज्वलनशील पदार्थ के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।